चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग घटना चक्र का सीरीज वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास से कितना क्वेश्चन बनता है, वो सबको देखेंगे। उसके बाद फिर भूगोल हो जाएगा, फिर साइंस हो जाएगा, सभी को देखेंगे। चलते देखते इतिहास को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, या कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। इसमें सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं घटना चक्र में लगभग। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। चलते देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहोरा देव है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहबा। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहबा से। और बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल के भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग भी जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने औजारों का उपकरणों का परिचरण मिलता है, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणी संस्कृतियां कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? यह भी अच्छा है। किस रंग का? लाल, नीला, पांडु या नीला? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते उसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। सैंधव सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत।
चलते इसके बारे देख लेते हैं क्या कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। इन्हीं सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा? जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा। चलते हैं, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। चलते देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। हड़प्पीय नगरीय लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी या एक से अधिक या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। चलते इसके बारे देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसका ऊपर ही दिया गया था व्याख्या। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या लोथल या कोई नहीं या एक से अधिक? टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली से। चलते हैं क्वेश्चन, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। कहाँ से? हरियाणा के बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। चलते क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल या एक से अधिक या कोई नहीं? सभी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले और टेराकोटा का हल हरियाणा से। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता का स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। गुजरात और धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल मिली है। टेराकोटा का हल भी वहीं से और वही पकी हुई मिट्टी के हल। चलते क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स या बी.ए. स्मिथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.ए. स्मिथ। चलते इसके बारे देख लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सर्वेक्षण किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्टीन ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज की। चलते हैं और देख लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप से प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यह केंद्र के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। चलते अगर इसके बारे में होता है, इसके बारे नहीं है।
हाँ दिया हुआ गया है, चलते देख लेते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तो कुछ अभिलेख मिले। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। चलते क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी या पुरुषनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषनी। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलते हैं इसका देख लेते हैं, इसके बारे में व्याख्या क्या कहता है। दसराग युग, 10 राजाओं का युद्ध। दसराग युग मतलब 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास ने राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु, तुर्बसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इसके पुरोहित 5 लघु जनजातियों के पुरोहित विश्वामित्र थे और आर्यों के वो थे वशिष्ठ थे। नहीं दिया गया। चलो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 13 हो गया, 13 का देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल है। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम पेय था आर्यों का, जिसे मुझभंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। 4 वर्ण वही। चलते देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही क्षुद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, वही 4 वर्ण के। चलो क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, या उर्वशी एवं स्वर्ग, या पौधों और जड़ी बूटियों संबंधित देवतागण, या सोम और इस पे पर नामाकृत देवता? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम और इस पे पर नामाकृत देवता का। चलते इसके बारे में 1995 बीपीएससी का। चलिए इसका उल्लेख पहले ही किया गया था। 15 देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलते हैं इसका देख लेते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में स्थित है। ऋग्वेद के 3य मंडल में। इसका रचनाकार कौन है दोस्त? विश्वामित्र। चलते हैं क्वेश्चन 16 को देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक। चलते इसके बारे में देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। चलते क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। चलते इसके बारे में देख लेते हैं महावीर के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 599 ईस्वी में, पूर्व में। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत बताया गया है। चलिए इसी आधार पर अनेक अन्य
प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, इस जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि कितना है? 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है। चलते इसकी और आगे क्या व्याख्या किया गया, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है। महात्मा बुद्ध के पहले के काल है महावीर का। चलिए, तो अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। एनसीईआरटी में भी अब अपडेट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। चलते इसके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता तो अभी सिद्धार्थ ज्ञाति सत्युग संघ बता चुके हैं, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य 527 ईस्वी पूर्व को लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। चलते क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास? प्रथम कौन था शिष्य? था जमाली था, इन्हीं का दामाद था। चलते देख लेते इसके बारे में व्याख्या। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तो अभी देख चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, माता कौन थी? त्रिशला थी। उनसे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई, पुत्री प्रियदर्शना, और पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पिता सिद्धार्थ, पुत्री प्रियदर्शना थे। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की है। चलते हैं और आगे देख लेते हैं। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है। 11 अन्य प्रधान शिष्य जो था उनको क्या कहा जाता था? गंधर। निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। तीनों भाई थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। ये भी कभी आ सकता है। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। चलिए इसका 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। चलते इसके बारे में देख लेते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व नाम है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 12 अंग भी उसी का है। चलिए 21 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। अब आ गए महात्मा बुद्ध पे। चलते हैं 22 की ओर। इनके बारे देख लेते हैं। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 6 वर्ष साधना की है। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से हुए सबसे पहले ऋषि पत्तन आए। उरुवेला से ऋषि पत्तन, वर्तमान में सारनाथ। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। कहाँ पहला उपदेश दिए थे? सारनाथ में। चलिए, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था? धर्मचक्र परिवर्तन। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। चलते क्वेश्चन 22 की ओर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, अर्थात उनकी मौत कहाँ हुई थी, मृत्यु? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु में? इसका राइट आंसर है कुशीनगर में।
चलिए इसके देख लेते हैं। देखिए बीपीएससी में कितने बार पूछा गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरा, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर्म देव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में उसने बुद्ध को क्या दिया था? सुकर्मद दव खाने को दिया था। उल्लुहार था। चलिए मल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। 483 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलते क्वेश्चन 23 की ओर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, हिंदू की, पारसी की या बौद्ध की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। त्रिपिटक बौद्ध का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा तीसरा अधिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिपिटक में कौन कौन है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। चलते हैं 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और देख लेते हैं इसका ऑप्शन जैन धर्म, ईसाई धर्म या कोई नहीं या सभी, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। चलते इसके बारे में क्या कहा गया है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। साम्यक दर्शन, जैन धर्म में कौन सा 3? साम्यक दर्शन, साम्यक धारण मतलब दर्शन, साम्यक चरित्र एवं साम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न के संज्ञा दिया गया है। चलते क्वेश्चन 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की स्वीकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मदमन। आत्मदमन तीनों में कॉमन नहीं है और सभी में तीनों में कॉमन है। चलते इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। चलते क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस पीढ़ी का है बोधि वृक्ष? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? इसका राइट है 5वीं पीढ़ी का है। चलते इसके बारे में देख लेते हैं। महावीर मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष हुआ नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हुएनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया था। 7वीं शताब्दी में। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। 5वीं पीढ़ी के वृक्ष को कौन लगवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और नष्ट स्वरूप पहले वाले वृक्ष को कौन करवाया था? शशांक ने। चलिए और आगे देख लेते हैं। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र सुंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर।
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? ये इसका आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। चलते हैं, इस देख लेते हैं अब इसके आगे इसके बारे में क्या कहा गया। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चोपड़ा नामक गुफा सुप्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मखली गोसाल या उपाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। चलते इसके बारे में क्या कहा गया। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। चलते क्वेश्चन 29 की ओर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। चलते देखते इसके बारे में क्या कहा गया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया है। किस नदी के संगम पर किया गया? पाटलिपुत्र के गंगा और सोन नदी के संगम पर। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। चलते क्वेश्चन 30। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। यही बसाया तो यही बनाया पहले। चलिए क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते डिस्कशन। हर्यक वंश से शासक उदयन या उदयभद्र, इसको उदयभद्र भी कहा जाता है, के शासनकाल के सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरा से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। चलिए अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। चलते देख लेते हैं। मगध नरेश उदयन के शासनकाल के सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरा इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। वही क्वेश्चन आ गया। चलते हैं फिर इसके अगले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में हुआ था, किसके द्वारा? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। चलते इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ से प्रमुख थे। चलते देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगिरा, जिसे गिरिवर्ज भी कहा जाता था, या चंपा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरा, गिरिवर्ज, जिसको आज अब राजगीर बोलते हैं। चलते इसको देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहदर्थ वंश था। पहला राजवंश बृहदर्थ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ था। पुत्र जरासंध था, जिसने, वो दिखाया गया महाभारत में, जरासंध की हत्या किसने किया था? भीम ने। जिसने राजगिरा गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। चलते हैं चौथी देख लेते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु 492 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा।
इसकी वे हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। वो तो इतिहास में होता ही है, पुत्र पुत्र पिता को मारकर गद्दी पर बैठ जाता है, बुढ़ा देता नहीं है। चलो 35 देख लेते हैं। सेंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। चलते हैं, देख लेते हैं इसके आगे। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। सेंडोकोट्स की पहचान किससे की? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने किया था। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स के रूप में वर्णित किया। एरियन और प्लूटार्क ने एंडोकोट्स और विलियम जोन्स ने सेंडोकोट्स, जबकि जस्टिन ने सेंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 36 ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। मेंस में भी पूछा गया और प्री में पूछा गया। देखते हैं इसका बारे। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस्सम से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दिव्यवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। अशोक नाम कहाँ से मिला फ्रेंड्स? कर्नाटक से मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम पढ़ा गया, कर्नाटक में जो है मास्की अभिलेख। चलते हैं, क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसकी पुस्तक कौन सा है? मेगास्थनीज का इंडिका। चलते देख लेते हैं। इंडिका का लेखक अभी हो गया मेगास्थनीज। चलते हैं, देख लेते हैं आगे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर वसूल का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प भी सही तो मेगास्थनीज का था। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। चलते हैं आगे देख लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना, उसने उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। चलते अंतिम। मौर्य सम्राट कौन था? जालोक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या बृहदर्थ। बृहदर्थ प्रथम मगध का शासक भी था और ये अंतिम मौर्य सम्राट भी रहा। नाम है फ्रेंड्स। चलते हैं, इसके बारे देख लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर डाला। इसके सेनापति कर दिया इसकी हत्या। चलते हैं 41। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़, भित्री, नासिक या सांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़। चलते हैं क्वेश्चन इसके बारे की देख लेते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन
का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 परिज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्र दामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। चलते देख लेते 42। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। दशरथ, बृहदर्थ, खारवेर या होविसक। इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेर। ये कलिंग शासक था। देख लेते इसके बारे। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेर प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में एक था। उड़ीसा, जिसे आज उड़ीसा का नाम दिया गया, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेर का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। खारवेर का क्या उदयगिरी पहाड़ी से हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेर का इतिहास जान सकते हैं। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख कौन सा भाषा में है। प्राकृत भाषा में है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। कलिंग नरेश खारवेर का संबंध था किससे। महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से। इसका तो यही आंसर हो जाएगा चेदी वंश। देख लेते हैं आगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। और है सातवाहन वंश से, रथ भोजक वंश से या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका। वो आंसर नहीं होगा। आंसर एक होगा, ई होगा। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्तित्व था अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। फ्रेंड्स, इसका महामेघवाहन वंश भी पड़ गया, इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेर हुआ। खारवेर के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन अस्थिर अभिलेख है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 44। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा इसको किसने दिया है चंद्रगुप्त को। विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में। इसका विजय कौन सा। इसका प्रयाग प्रशस्ति में इसके लेख है हरिसेन थे। इसके लेखक हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। इसमें किसका वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दिया विंसेंट स्मिथ ने। अच्छा क्वेश्चन था इसमें फ्रेंड्स। चलिए 45 देख लेते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। किसने हुनों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। देख लेते इसके बारे में क्या कहा गया। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था 455 ईस्वी में, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेबाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 46। किस प्रकार की भूमि को अपरहित कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि या उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहित कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका देख लेते हैं इसके बारे में अगर होगा तो। हाँ देखो, बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपहृत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चलिए क्वेश्चन 47 देख लेते हैं।
चीनी यात्री सुंग गुयुन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? 515 से 520 ईस्वी, या 525 से 529, या 545 से 552, या 592 से 597? इसका राइट आंसर हो जाएगा 515 से 520। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। सभी चीनी यात्री लगभग बौद्ध धर्म के लिए आता था, बुद्ध के लिए। चलते हैं देख लेते हैं 48। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग या तारानाथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग। चलते इसके बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय की सब प्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग, और उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से, तांग शासक की राजधानी कहाँ था? चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सुयु की कहा जाता है। भारत यात्रा पर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? सी यू की, और ये कहाँ से आया था? तांग शासकों की राजधानी चंगन से। चलते हैं, और 629 ईस्वी में यहाँ से चला गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 49। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। ये कश्मीर के बारे में लिखा गया इसमें। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जैसे 1127-1159 के कार्यकाल के दौरान के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। चलिए देख लेते फ्रेंड्स, आज 50 क्वेश्चन तक करते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में लाएंगे। उदंतपुर शिक्षा के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, या एक से अधिक या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए इसका देख लेते हैं अगर व्याख्या होगा तो। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। चलिए फ्रेंड्स रहने देते हैं। अगर चाहते हैं आप डेली ऐसा ही वीडियो आते रहे क्वेश्चन बैंक का, तो आप प्रूडेंस रेस के साथ जुड़े रहे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।